हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के हिंदी के आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी महाप्राण ध्वनि है। बा, का, खा, गा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खा जो है आपकी महाप्राण ध्वनि है। और महाप्राण ध्वनि किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और दोस्तों, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उन्हें भी हम महाप्राण कहते हैं। उस व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। सा, सभी सा, दोनों सा आते हैं और हा आता है, यानी कि और षटकोण वाला सा भी इसमें आता है ऊष्म व्यंजन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। 1933, 1934, 1935 या 1936। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1936 में जो है मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर दोस्तों आपसे मुंशी प्रेमचंद के जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1880 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, बनारस के निकट लहमी नामक गांव में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गे शब्द पर्यायवाची है। योम, गाय, ग्रह, गर्दभ। तो दोस्तों, यहाँ पर गे का पर्यायवाची ग्रह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो गाय का आप सभी जानते हैं, गाय का पर्यायवाची गौ होता है। और योम की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए योम की, तो योम का पर्यायवाची आकाश होता है। और गर्दभ की अगर बात करें तो इसका मतलब गधा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम शब्द है। कौन सा है। अनावृत, अनाश्रित, अनावेशित या अनावृत्ति। तो दोस्तों, यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनावेशित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। असाध्य, दुस्साध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असाध्य। क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। जिसका उपचार हम नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समरूपी शब्द पर्यंत, पर्यक के सही अर्थ हैं। तक, कीचड़, पर्याप्त, पलंग, समग्र, पीकड़ या तक, पलंग। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तक, पलंग। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तक यानी कि पर्यंत का मतलब होता है तक, और पर्यक का मतलब होता है पलंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। आयुष्मती, श्रीमती, आयुष्मती या आयुष्माती। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आयुष्मती। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। महिला का, विधि का, माला का या क्षमा का। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्षमा का जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सर्ग, परासर्ग, उपसर्ग या विशेषण। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परसर्ग। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। 6, 5, 4, 7। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सभी को पता होगा और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ से आपको बता दें 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वो कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरूद मीठा है वाक्य में मीठा किस कोटि का विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों, ये
अमरूद मीठा है, उसका गुण बता रहा है कि अमरूद मीठा है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर अमरूद की मीठा होने की विशेषता बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं, वाक्य में क्रिया है, कौन सी है? इच्छा बोधक, आज्ञा बोधक, अभ्यास बोधक या शक्ति बोधक। तो दोस्तों बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं, यानी कि उनकी शक्तियों की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि शक्ति बोधक क्रिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? काल कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। 6, 3, 4, 5। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काल के 3 भेद होते हैं और आप सभी को पता होगा कौन कौन से होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाच का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, समझने का विषय, सुनने का विषय या जानने का विषय। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोलने का विषय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जो अमूल्य हो, जो व्यय ना किया जा सके, जिसका व्यय हो, जिसका व्यय ना हो। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका व्यय ना हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों चारों ऑप्शंस में आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रा जो है प्रबल में उपसर्ग है, प्रा शब्द जो है प्रबल शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से महर्षि शब्द में संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो दोस्तों महर्षि शब्द में गुण संधि है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंस पद चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, लोप विराम या त्रुटि विराम। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्रुटि विराम। हम आपको बता दें कि हंस पद को हम त्रुटि विराम के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? छूटे हुए शब्दों में किया जाता है। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं और कोई शब्द छूट जाता है तो तब इसका प्रयोग करते हैं। और ये चिन्ह होता कैसे है? इस तरह का होता है, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और कोई पद छूट गया तो ऐसे बना करके लिखते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हंस पद या त्रुटि विराम कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूतन पैजार मुहावरे का अर्थ है छीना झपटी करना, लूट मचाना, लड़ाई झगड़ा करना या बहरा होना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करना या लड़ाई झगड़ा होना। जूतन पैजार का मतलब यही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपचारी भाव, उपकारी भाव, निरंकारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं किसको? संचारी भाव को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस छंद को मन हरण कहा जाता है? यानी कि कौन से छंद को मन हरने वाला छंद कहा जाता है? बरवय को, घना धारी को, दोहा को, सवैया को। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जाएगा, घना छारी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छंद के गणों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8, 9। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 होती है। छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, 1961 में, 1965 में या 68 में। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ किया गया था। और दोस्तों हम आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार वालों ने शुरू किया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपको एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने किया था? तो साहू शांति परिवार, जैन परिवार था एक प्रकार का ये, तो साहू शांति प्रसाद के परिवार ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चरण कमल बंदव हरि राय में अलंकार है रूपक, अतिशोक्ति, श्लेष या उपमा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार, क्योंकि इनमें इस वाक्य में कमल रूपी चरण का प्रयोग किया जा रहा है
और यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगा इसी श्रृंखला को पूरी करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।